हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीवाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और स्वागत करने के लिए मैं अशोक कुमावत ज्योग्राफी के साथ अपन ज्योग्राफी में कल राजस्थान का भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों में अपन पहुंचे थे बालुकाई स्तूपों के प्रकारों पर। तो अपन अगली कड़ी में स्टार्ट करते हैं बालुकाई स्तूपों के प्रकार। कल अपन बात कर रहे थे बालुकाई स्तूपों के प्रकार। बालुका स्तूपों के प्रकार। और बालुका स्तूपों के प्रकारों में कल अपन पहला ही प्रकार डिस्कस कर रहे थे, अनुदैर्घ्य प्रकार। अनुदैर्घ्य प्रकार के बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। अब देखते हैं अनुदैर्घ्य प्रकार के बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य प्रकार के बालुका स्तूपों में बात करें तो सबसे पहली बात, अनुदैर्घ्य प्रकार के बालुका स्तूप हवाओं के समांतर चलते हैं। जैसे अपन देखें एक बार कि इस मैप पे देख लेते हैं, हवाएं चल रही हैं इस प्रकार से। और इन्हीं हवाओं के समांतर बनते हैं बालुका स्तूप। और इन हवाओं के समांतर जो बालुका स्तूप बन रहे हैं, इनको अपन जान रहे हैं अनुदैर्घ्य प्रकार के बालुका स्तूप। नंबर 1, अनुदैर्घ्य। और अनुदैर्घ्य में नंबर 1 अपन ने देखा कि ये बालुका स्तूप पवनों के समांतर बनते हैं। पवनों के समांतर से तात्पर्य जिस दिशा में पवनें चल रही हैं उसी दिशा में ये बन रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। दूसरी बात, पवनों के समांतर। और नंबर 2, इनके जिले। नंबर 1 जिले की बात करें तो ये बनते हैं सर्वाधिक जैसलमेर। नंबर 2 पे बात करें जोधपुर। नंबर 3 की बात करें बाड़मेर। अगर क्वेश्चन आए अनुदैर्घ्य प्रकार के बालुका स्तूप सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, नंबर 1 जिला जैसलमेर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 बाड़मेर। इनके अलावा भी यदि अपन देखें तो घग्गर नदी के क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। घग्गर नदी के बाहु क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। नंबर 2 बात करें तो संबर झील के आसपास में भी ये पाए जाते हैं। संबर झील के आसपास में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपन लिख लेते हैं पवने। और ये पवनों के समांतर बने हैं, जिसे अपन कह रहे हैं अनुदैर्घ्य प्रकार के बालुका स्तूप। इसी को अपन और एक बार देखें तो ये है अपना अनुदैर्घ्य प्रकार का बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य प्रकार का बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य के प्रकार में देखें तो यह है पवनों की दिशा। पवनों की दिशा यह है तो इसको बोलते हैं पवनमुखी ढाल। क्या बोलते हैं? पवन मुखी ढाल।
और इसको बोलते हैं पवन विमुखी ढाल। पवन विमुखी ढाल। अब इन पवनमुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल में दोनों में देखें, यदि हवा इस प्रकार से चल रही है और इन्हीं के समांतर ये बालू का स्तूप बने जा रहे हैं, तो इनको कह रहे हैं अपन कौन सा, अनुदैर्घ्य। जिस साइड से पवन आ रही है वो है इनका पवन मुखी ढाल, और जिस साइड से हवा आगे की तरफ गुजर रही है वो है पवन विमुखी ढाल। इनका पवन मुखी ढाल पाया जाता है मंद। पवन मुखी ढाल कैसा है, मंद। पवन विमुखी ढाल है इनका तीव्र। पवन विमुखी ढाल कैसा, तीव्र। अगली बात करें, ये जो अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप है ये हवाओं की तेज गति के कारण बनते हैं। हवाओं की गति तेज या तीव्र होती है, उन कंडीशनों में ये बनते हैं। अगली बात, और इसी में बात करें, हवाओं की गति तेज तक तो ठीक है, हवाओं की तीव्र गति के कारण ये बन रहे हैं, तीव्र गति के कारण। दूसरी बात, हवाओं की तीव्र गति की दिशा क्या है अपने पास, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो अपन लिख लेते हैं, हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की और अपने पास हवाएं चल रही हैं, और इन हवाओं के कारण अपने पास बने हैं ये बालू का स्तूप। फिर अपन ने देखा पवन मुखी ढाल तो इनके मंद थे, और पवन विमुखी ढाल तीव्र थे। हवाओं की तीव्र गति के कारण बने थे, दिशा इनकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर थी। पवन मुखी ढाल इनके मंद थे, पवन विमुखी ढाल इनके तीव्र थे। फिर आगे इनकी बात की अपन ने जिलों की, तो सर्वाधिक कहां पाए जा रहे थे, सर्वाधिक नंबर 1 पे अपन ने देखा जैसलमेर, नंबर 2 पे अपन ने देखा जोधपुर, नंबर 3 पे देखा बाड़मेर। इसके बाद में अपन ने घग्गर और सांबर क्षेत्रों में भी इनको देखा जा सकता है। ठीक है, आगे चर्चा करें। ये है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूपों का उच्च क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र, और यह है निम्न क्षेत्र। ये ऊंचा क्षेत्र जहां रेत की अधिकता है या टीलों की सर्वाधिक ऊंचाई जहां पाई जा रही है वो वाला पार्ट है। यह है निम्नस्थ क्षेत्र, निचला क्षेत्र। एक उच्च क्षेत्र से दूसरे उच्च क्षेत्र के मध्य ये वाला जो निम्नस्थ स्थान है, ये आम लोगों के लिए रास्ते का कार्य करता है। भाई अपने को इस पर्वत के उस पार जाना हो तो अपन पर्वत की चोटी पे चढ़ के तो जाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं अपन देखेंगे एक छोटा रास्ता हो, एक नीचा रास्ता हो। सेम उसी प्रकार से ये बालू का स्तूप जब ऊंचे क्षेत्रों में है तो अपन इनको देखेंगे निम्नस्थ भागों की तरफ से। ये है रास्ता आम लोगों के लिए। इन आम लोगों के लिए रास्ते को सामान्य तौर पर बोला जाता है कॉरिडोर।
क्या बोला जाता है? कॉरिडोर। क्या बोला जाता है? कॉरिडोर। सर्वाधिक बात करें बालू का क्षेत्र, बालू का क्षेत्र सर्वाधिक मरुस्थलों में पाए जाते हैं। आमतौर पर इन मरुस्थलों में, इन बालू का टीलों के मध्य जो ये रास्ता होता है, इनको बोला जाता है गाशी। क्या बोला जाता है? गाशी। प्रॉपर प्रचलित सहारा मरुस्थलों में है वैसे, पर सभी कहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाशी कहा जाता है। अपन लिख लेते हैं सहारा। अब इन गासी क्षेत्रों में ऊंट पालक जातियां, ऊंट पालक जातियां ऊंटों के झुंडों को लेकर के जाई, ऊंटों के झुंडों को यदि लेकर के जाती है तो उन ऊंटों के झुंडों को कहा जाता है कारवा। क्या कहा जाता है? कारवा। अपने दो चीज देखी। सबसे पहला ये बालू का स्तूपों का उच्च भाग, ये बालू का स्तूपों का निम्न भाग। एक उच्च भाग से दूसरे उच्च भाग के मध्य जो निम्न भाग पाया जा रहा है, उसे रास्ते के लिए यूज हो रहा है, उस रास्ते को कहा जाता है कॉरिडोर। उन कॉरिडोरों में यदि ऊंट पालक जातियां ऊंटों के झुंड को लेकर जाए, उसे क्या कहते हैं? कारवा। इन कॉरिडोरों को जर्नली सभी मरुस्थलों में गासी ही कहा जाता है, पर प्रचलित में सारा है। सारा के मरुस्थलों में से कह रहे हैं अपन गासी। आगे और इसकी चर्चा करें तो नंबर 2 पे, नंबर 1 अनुधैर्य और नंबर 2 अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अपने नंबर 1 पे देखा अनुधैर्य प्रकार का बालू का स्तूप। अनुधैर्य प्रकार का बालू का स्तूप आपने देखा, अगर हवा ऐसे चल रही है, इन्हीं हवाओं के समांतर जो बालू का स्तूप बन रहे, उनको अपने क्या कहा? अनुधैर्य। अनुधैर्य के बाद में नंबर 2 अनुप्रस्थ। यदि हवाएं या पवनें चल रही हैं इस प्रकार से और इनके आगे की तरफ यदि बन रहे हैं, लंबवत कोई बन रहा है, तो उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखें, यह है पवनों की दिशा। अनुधैर्य प्रकार के बालू का स्तूप इनके साथ साथ बन रहे थे। अब है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ इनके साथ साथ नहीं बन के इनके सामने बन रहे हैं, लंबवत बन रहे हैं। ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये है पवने, और ये पवनों के बन रहे हैं लंबवत। या इसे अपन कहें समकोण पर। ठीक है, वो पवनों के समांतर थे, ये पवनों के सामने हैं, समकोण पर हैं। उसमें अपन ने देखा वो तीव्र गति की हवाओं के कारण बन रहे थे। ये इनकी हवाएं और इनकी अगर गति की बात करें, ये मंद गति की हवाओं से बनते हैं। किन गति की हवाओं से बनते हैं? मंद गति की हवाओं से। वो तीव्र गति की हवाओं से थे, ये मंद गति की हवाओं से थे। अगर इनके क्षेत्रों की बात करें, क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर अपन देखें तो नंबर 1 जिला गंगानगर, नंबर 2 पे देखें तो हनुमानगढ़, नंबर 3 पे देखें झुंझुनू, नंबर 4 पर देखें चूरू। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे तीसरे बालू का स्तूप। तीसरा बालू का स्तूप है बरखान या बरछान।
बरखान या बरछान, जिसे अपन आम तौर से देखते हैं अर्धचंद्राकार नाम से, अर्धचंद्राकार नाम से। दो की अपन चर्चा कर चुके हैं। अनुदैर्घ्य हवाओं के बिल्कुल समांतर, अनुप्रस्थ हवाओं के सामने। नंबर 3 बरखान। बरखान की अगर बात करें, ये चली अपनी हवाएं, ये हवाओं के उल्टे साइड बनते इस प्रकार से, जिसको अपन अर्धचंद्राकार नाम से देखते हैं। अब इसमें दो बातें देखें, ये हैं अपने पवने, पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम है। ये पार्ट है पवनमुखी ढाल, पवन मुखी ढाल, और ये पार्ट है पवन विमुखी ढाल, विमुखी ढाल। अगर इनके बारे में देखें, पवन मुखी ढाल हवाओं के सामने है, तो ये ढाल है इनका मंद, ये इनका ढाल पाया जा रहा है मंद, तो इनका ढाल कैसा है? मंद। पवन विमुखी ढाल कैसा है? सर तीव्र। बात समझ में आ गई? बरखान प्रकार के बालुकाई स्तूपों में पवन मुखी ढाल तो है मंद और पवन विमुखी ढाल है तीव्र। दूसरी बात देखें, पवन मुखी ढाल है उत्तल और पवन विमुखी ढाल है अवतल। इसमें और अगर आगे देखें तो एक भुजा इसकी हुई ये, दूसरी भुजा ये। इन दोनों भुजाओं के मध्य जो ये गैप पाया जा रहा है, इस गैप के अंदर यदि वर्षा का जल संग्रहित होकर अस्थायी झील का निर्माण कर दे, बरखान प्रकार का बालुका स्तूप इस टाइप से बना, इस वाली कोना और इस वाले कोने, मतलब इनको बोलते हैं किनारे, एक किनारा दूसरे किनारे के मध्य यदि इन क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रहित होकर के अस्थायी झीलों का निर्माण कर दे, तो उनको शेखावटी क्षेत्र में बोला जाता है सर या सरोवर। तो अपन लिख लेते हैं, बरखान बालुका स्तूपों के मध्य, बालुका स्तूपों के मध्य अस्थायी झीलें बनती हैं और अस्थायी झीलें बनी किनसे? वर्षा के जल एकत्रण से। वर्षा के जल एकत्रण से यदि झीलें बनी है तो उनको शेखावटी क्षेत्र में कहा जाता है सर या सरोवर। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? बरखान प्रकार का बालुका स्तूप, बरखान प्रकार के बालुका स्तूपों के मध्य दोनों भुजाओं के मध्य यदि क्षेत्र बचा हुआ है और उन क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण से अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाए, तो उन अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? सर या सरोवर। आगे बात करें, सर्वाधिक यदि बरखान प्रकार के बालुका स्तूप सर्वाधिक बरखान बालुका स्तूप, बालुका स्तूप, सर्वाधिक प्रकार के बालुका स्तूप जो बरखान प्रकार के हैं वो पाए जाते हैं शेखावटी में। शेखा, अगर नंबर 1 वो पूछ ले कि सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो शेखावटी में। शेखावटी का तात्पर्य अपन देख लेते हैं।
चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन तीनों को अपन सम्मिलित रूप से कहते हैं शेखावाटी। नंबर 1 शेखावाटी में। आगे अपन देखें तो चूरू में भी यदि कोई प्रॉपर स्थान पूछ ले तो भालेरी नामक स्थान पे, भालेरी नामक स्थान किस जिले में है? चूरू जिले में। अगर प्रॉपर वो पूछ ले कहां पाए जा रहे हैं तो भालेरी नामक स्थान पर। भालेरी के अलावा देखें तो फलोदी, फलोदी है कहां? जोधपुर जिले में। इसके आगे नंबर 4 तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, ये तो बहुत आसान है। तारा बालू का स्तूप का मतलब उन दोनों तीनों में, तीनों अपन ने पढ़ा, उनमें अपन ने देखा कि हवा की एक निश्चित दिशा हुआ करती थी। यदि हवा इस प्रकार से चल रही है, इसके समांतर चले अनुदैर्घ्य, हवा ऐसे चली इनके सामने बने अनुप्रस्थ, हवा चली ऐसे और इनके सामने ही बन रहे उल्टे चंद्राकार आकार के, तो उन्हें कह रहे थे अपन कौन सा? बरखान। ये ताराकार बालू का स्तूप, इनकी पहली विशेषता अपन लिखे कि इनमें हवाओं की दिशा निश्चित नहीं होती। इनमें हवाओं की दिशा निश्चित नहीं होती। अब हवाओं की दिशा निश्चित नहीं होने का कारण यह है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरफ से हवा आए, अगर ये हवा आए और मिट्टी के टीलों को यदि सर्वाधिक मिट्टी उड़ा के ला रही है तो टीले बनाएगी, तो इस प्रकार के बालू का जो स्तूप बनेंगे, तो उनको अपन क्या कह रहे हैं? ताराकार बालू का स्तूप या तारानुमा, स्टारनुमा, तारानुमा, स्टारनुमा, एक ही बात है ना। तो इनकी पहली विशेषता यही देखनी है कि हवाओं की दिशा इनमें निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तारा बालू का स्तूप, हवाओं की दिशा यदि निश्चित नहीं हो, अनेकों प्रकार से, कभी पूर्व पश्चिम आई, कभी दक्षिण पश्चिम आई, इस प्रकार से किसी भी साइड से यदि हवा आ रही है और ये बालू का स्तूप बन रहे, तो कौन से प्रकार के हैं? तारा प्रकार के बालू का स्तूप। अगला देखते हैं पैराबोलिक या वन मंथ, ये वाला नहीं आ रहा उससे। कहाँ गया? नोट 3 चाहिए था इनमें से। हाँ तो ओपीसी यही तो था, मैंने यही तो लाया था। ठीक है, अपन बात कर रहे थे 4 बालू का स्तूप देख चुके हैं और वापस स्टार्ट होगी शायद, है ना। अपन बात कर रहे थे ताराकार बालू का स्तूप। तो ताराकार बालू के स्तूप में देखा हवाओं की दिशा क्या होती है? निश्चित। अगला अपन देखते हैं पैराबोलिक या पैराबोलिक। पैराबोलिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है लगभग अर्धचंद्राकार बनते हैं, पर बरखान से उल्टे बनते हैं। अपन ने देखा था बरखान कैसे बन रहे थे, ये पवनों की दिशा थी और बरखान बन रहे थे ऐसे।
ये बरखान के अपोजिट बनते हैं। अपन देख लेते हैं, इस टाइप से चल रही हैं पवने, ये चल रही हैं पवने, ये पवनों के बनते हैं सामने, इस प्रकार से। पैराबोलिक बालू का स्तूप पवनों के सामने बनते हैं, अपन इसको कह सकते हैं पवनों के लंबवत बनते हैं। ठीक है, ये पैराबोलिक का एक कोना और ये वाला दूसरा, इनमें अपन देखें तो नंबर 1 अपन चर्चा कर सकते हैं इसकी, नंबर 1 पवनों के सामने, पवनों के सामने जिसको अपन कह सकते हैं लंबवत। ठीक है, नंबर 2 पे चर्चा करें कोणों की, तो ये है अपना पवनमुखी ढाल, पवन मुखी ढाल। पवनमुखी ढाल कैसा है इसका, तो पवनमुखी ढाल है तीव्र। ठीक है, ये वाला पवन विमुखी ढाल, यहां लिख लेते हैं पवन विमुखी ढाल, ये कैसा है, मंद। तो अपन देख लेते हैं पवन मुखी ढाल कैसा था, तीव्र। पवन विमुखी ढाल कैसा है, मंद। पवन मुखी ढाल इसका है अवतल, अवतल। और इसका पवन विमुखी ढाल कैसा है, उत्तल। आपको इसको देखने से कुछ और आकृति याद नहीं आ रही? इसकी आकृति अपने जो महिलाएं हेयर बैंड लगाती है ना, इसकी आकृति कुछ कुछ महिलाओं के हेयर बैंड जैसी है। और एग्जाम में क्वेश्चन इस नाम से भी आया है कि महिलाओं के हेयर पिन की आकृति का कौन सा बालू का स्तूप है, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप महिलाओं की हेयर पिन की आकृति का है। तो अपन लिख लेते हैं महिलाओं की हेयर पिन की आकृति का, हेयर पिन की आकृति का ये बालू का स्तूप पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर इनकी चर्चा करें तो लगभग लगभग से सारे राजस्थान में पाए जाते हैं, फिर भी पश्चिमी रेगिस्तान में सर्वाधिक पाए जा रहे हैं। इसके बाद पैराबोलिक के बाद अपन चर्चा कर लेते हैं बरखानोइड्स। बरखानोइड्स, बरखानोइड्स जो बालू का प्रकार है वो है लगभग गोलेकार, जिसे अपन अंडाकार बोलते हैं। ठीक है, अंडाकार या गोलाकार, अंडाकार बालू का स्तूप या गोलाकार बालू का स्तूप। इसमें एक ही लाइन याद करने की, बरखानोइड्स, बरखानोइड्स जो बालू का प्रकार है वो है अंडाकार या जिसे अपन कहते हैं गोलाकार। इसके बाद अपन देखें नेटवर्क, नेटवर्क बालू का स्तूप, बालू का, ठीक है। नेटवर्क बालू का स्तूप नाम से ही समझ में आ रहा है, नेटवर्क मतलब एक से दूसरे को कनेक्ट, दूसरे से तीसरे को कनेक्ट। नेटवर्क बालू का स्तूपों में अपन देखें तो इनसे पहले अपन ने 3 बालू का स्तूप पढ़े हैं, उनकी एक बार चर्चा करें। नंबर 1 अनुधैर्य, नंबर 2 अनुप्रस्थ और नंबर 3 बरखान। और अपन चर्चा कर किसकी रहे हैं, नेटवर्क की। नेटवर्क बालू का स्तूप इन तीनों बालू का स्तूपों के मध्य बनते हैं और इसलिए इनको कहा जा रहा है नेटवर्क बालू का स्तूप। ठीक है, नेटवर्क के बाद में अपन बात करें शब्र काफिज की। शब्र काफिज, और शब्र काफिज का मतलब शब्र से है झाड़ी,
झाड़ियां। इससे सब्र का मतलब है झाड़ियों से। तो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं रेगिस्तान में हल्की हल्की झाड़ियां पाई जाती हैं। उन झाड़ियों के पास में यदि हवा चले और वो हवा इन झाड़ियों के पास में ला करके इकट्ठी कर दे मिट्टी को, तो अपन एक बार छोटी सी झाड़ी टाइप का बना लेते हैं। और यदि इनके आसपास में मिट्टी आकर के इकट्ठी हो जाए तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? सब्र काफिज। ठीक है, सब्र काफिज के आगे चलें, अवरोधक। अवरोधक बालू का स्तूप, अवरोधक बालू का स्तूप। अवरोधक बालू का स्तूप नाम से ही पता चल रहा है, यदि हवाओं को किसी का अवरोध रहे और उस टाइप से ये बने तो कहलाता है अवरोधक बालू का स्तूप। अब पश्चिमी रेतीले मैदानों में आमतौर पर अवरोधक का काम या तो झाड़ियां या पेड़ करते हैं, पर फिर भी अवरोधक में अपन केवल झाड़ियां और पेड़ को सम्मिलित नहीं कर सकते। अवरोध किसी भी प्रकार का हो सकता है मकान का हो, मकान के अलावा पेड़ पौधों का हो सकता है, पेड़ पौधों के अलावा झाड़ियों का हो सकता है। और आप इसको अवरोधक का मतलब यही समझे, हवाओं के अवरोध में अगर कोई बालू का स्तूप बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं अपन? अवरोधक बालू का स्तूप। हवाओं के अवरोध से उत्पन्न, हवाओं के अवरोध से उत्पन्न जो बालू का स्तूप है उनको क्या कह रहे हैं अपन? अवरोधक बालू का स्तूप। ठीक है, ये अपने बालू का स्तूप थे। अब अपन आगे चर्चा करें बालू का स्तूपों के बाद में अपन ने अगर इसको डिसाइड किया था पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीले मैदान को अपन ने दो भागों में बांटा था, शुष्क शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क को दो भागों में बांट के पढ़ रहे थे अपन, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। अपने एक वाला पार्ट इसका पूरा हुआ है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश वाला। अब अपन नंबर 2 पे पहुंच गए हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। नंबर 2, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, बात समझ में आई? अपन ने पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में विभाजित किया, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क रेतीले मैदान। फिर अपन ने शुष्क रेतीले मैदान के दो पार्ट बांटे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क रेतीले मैदान को 4 भागों में बांटा, नंबर 1 घग्गर, नंबर 2 शेखावाटी, नंबर 3 नागौर उच्च भूमि, नंबर 4 गोडवाड़ बेसिन। और इस शुष्क रेतीले मैदान को दो भागों में बांटा था, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों में अपन पहली लाइन यही देखें कि यदि रेगिस्तान को, और रेगिस्तान में भी शुष्क रेतीले मैदान को अपन 100% मान रहे थे, तो उसमें से अपन ने देखा था 58.50% भाग पर पाया जा रहा था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, 58.50 पर वो था, ये कितने भाग पर था? लगभग जो अपन ने रेंज लिखी थी वो तो लिखी थी इसकी 40% के आसपास में, पर प्रॉपर अपन ने लिखा था वीसी मिश्रा के अनुसार, वीसी मिश्रा के अनुसार जो इसका परसेंटेज अपन ने लिखा था वो लिखा था 41.50% क्षेत्रफल पर यह पाया जाता है। अगर जिलों की बात कर लें तो ये प्रॉपर रूप से जो पाया जा रहा है, नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3
बीकानेर। हालांकि कुछ पथरीले मैदान जहां बाड़मेर में पाए जा रहे वहां भी पाए जा रहे। ये तीन तो प्रॉपर क्षेत्र हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अगर अपन लिखें बाड़मेर, बाड़मेर में जो पथरीली चट्टानें पाई जाती हैं, पथरीली चट्टानी इलाकों में कुछ कुछ ये भी पाया जा रहा है। अब बालका स्तूप मुक्त प्रदेशों में अपन देखें विशेषताओं को लेकर के, तो नंबर 1 विशेषता अगर अपन देखने की कोशिश करें तो नंबर 1 पे अपन देखते हैं लाठी सीरीज को। लाठी सीरीज एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया लाठी सीरीज का। लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जलपट्टी है जो अपन बात करें मोहनगढ़ से लेकर के, मोहनगढ़ है जैसलमेर में और पोखरण जैसलमेर के मध्य, मोहनगढ़ से लेकर, मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर के पोखरण, वही जैसलमेर के मध्य एक पाई जा रही है भूगर्भिक जलपट्टी। ये क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी। भूगर्भिक जलपट्टी, ये भूगर्भिक जलपट्टी है और इसके ऊपर घास पाई जा रही है। और इन घासों के प्रकारों की बात करें तो घास, सेवन घास, धामन घास, सेवन, धामन, करड़, सेवन घास, धामन घास, करड़ घास और एक मोथिया प्रकार और होता है घास का ही, मोथिया। सेवन, धामन, करड़ और मोथिया, ये 4 प्रकार की घासें इन भूगर्भिक जलपट्टियों में पाई जाती है। भूगर्भिक जलपट्टी में सामान्य तौर पे मान्य मीठे जल की विशेषता है। ये जो भूगर्भिक जलपट्टी है लगभग अपन मान के चले 60 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में फैली हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ये आता है कि लाठी सीरीज राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जा रही है? जैसलमेर जिले में। लाठी सीरीज है क्या? लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जलपट्टी है। उनमें सेवन घास पाई जाती है, धामन घास पाई जाती है, करड़ घास पाई जाती है, मोथिया पाया जाता है। इन्हीं घास के इलाकों में गोडावन नाम का पक्षी भी पाया जाता है। गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से जाना जाता है, राजस्थान का राज्य है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बाद में और आगे चल के देखें तो वैसे प्रॉपर अगर पूछ ले लाठी सीरीज कौन से युग की है तो अपन पहले चर्चा कर भी चुके हैं, जुरेसिक कालीन है, जुरेसिक कालीन। ठीक है, लाठी सीरीज को ध्यान रखना, एग्जामों में बहुत बार आई है। लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जलपट्टी है। राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। लगभग 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। कहां से कहां तक? मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण जैसलमेर तक। लाठी सीरीज के बाद नंबर 2 पे देखें आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क, अक्कलवुड फॉसिल पार्क। अक्कलवुड फॉसिल पार्क क्या है? एक जीवाश्म है, जीवाश्म अवशेष। अक्कलवुड फॉसिल पार्क क्या है? जीवाश्म अवशेष। राजस्थान के किस जिले में है?
राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। अवशेष कब का है? जुरेशिक कालीन अवशेष है, जुरेशिक कालीन अवशेष है। इसके बाद में अगर और बात करें, ये आकलवुड फॉसिल पार्क लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले का है। 18 करोड़ वर्ष, 18 करोड़ वर्ष पहले का है। कब का है? 18 करोड़ वर्ष पहले का। ठीक है। अवशेष कब का है? काल की पूछे तो जुरेसिक कालीन अवशेष है। लगभग बात करें तो 18 करोड़ वर्ष पहले का है। इसके बाद में और देखें तो ये क्या है? ये है लकड़ी के गट्ठे, और काउंटिंग देखें तो लगभग 10 लकड़ी के गट्ठे हैं। 10 लकड़ी के गट्ठे, गट्ठे से तात्पर्य बंडल। 10 लकड़ी के बंडल हैं और 25-25 मीटर के आसपास में है। ये प्रॉपर तो नहीं कह सकते, पर लगभग 25 मीटर के आसपास के गट्ठे हैं, जो 10 लकड़ी के गट्ठे हैं, 18 करोड़ वर्ष पहले के हैं। बात करें अवशेष कब का है? जुरेसिक कालीन अवशेष है क्या? जीवाश्म अवशेष है। राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में? जैसलमेर जिले में। आगे अगर इनकी और चर्चा करें, एग्जामों में आता है नंबर 1 हममादा, हममादा। नंबर 2 रेग या रेंग। नंबर 3 इर्ग। ठीक है। अपन बालूकाई स्तूप युक्त प्रदेश जब बात कर रहे थे तो युक्त प्रदेशों में अपन ने देखा कि जनरली टीले पाए जा रहे थे। अब बालूका स्तूप युक्त प्रदेशों में जब टीले थे तो मुक्त प्रदेशों में टीले कम होंगे या टीले रहित क्षेत्र होंगे। तो नंबर 1 बात करते हैं हममाद। हममाद को अपन देखते हैं पथरीले मरुस्थलों के नाम से। क्या देखते हैं? पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। हममाद क्या है? पथरीला मरुस्थल। हममाद के बाद में बात करें रेग और इर्ग। रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। और मिश्रित मरुस्थल का तात्पर्य रेत और पथरीले दोनों। रेतीला भी है और रेतीला के साथ साथ में पथरीला भी है। ठीक है। हममादा अपन ने देखा, हममादा में क्या था? पथरीला मरुस्थल। रेग में क्या था? मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित का तात्पर्य रेतीला मरुस्थल भी है और पथरीला मरुस्थल भी है। इसी के साथ बात करें इर्ग, इर्ग केवल है रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल। ठीक है। तीनों हो गए, हममादा हो गया, रेग हो गया, इर्ग हो गया। हममादा क्या है? हममादा पथरीला मैदान है। रेग क्या है? रेग मिश्रित मैदान है। इर्ग क्या है? हममादा प्लस रेग का जो मिश्रण पाया जा रहा है, मतलब हाँ, रेतीला मरुस्थल अपने लिखा हममादा पथरीला मरुस्थल, रेग मिश्रित मरुस्थल, इर्ग रेतीला मरुस्थल। ये हममादा प्लस इर्ग का जो मिश्रण पाया जा रहा है वो कहां पाया जा रहा है? इस रेग में। अपने लिखा है कि रेतीला प्लस पथरीला मरुस्थल को किस नाम से जाना जा रहा है? रेग नाम से। ठीक है। आगे अपन और अगर चलें तो चर्चा करें। पहला अपन ने देखा पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीले मैदान में बालूकाई स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा बालूकाई स्तूप मुक्त प्रदेश, दोनों पढ़े। उसके बाद में शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। अब अपन पहुंचे हैं अर्ध शुष्क रेतीले मैदान पर। अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। ठीक है। अब देखें अपन, जब अपन ने सबसे पहले लिखा
पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कंप्लीट भाग के 61.11% भाग पर था। फिर अपन ने पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क और अर्धशुष्क को अगर दोनों करें, कंप्लीट रूप से पश्चिमी रेतीला मैदान पाया जाता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर। अगर शुष्क को छोड़ें, अब बचा अर्धशुष्क। शुष्क था 1,00,000 वर्ग किलोमीटर पे, अर्धशुष्क पाया जाता है 75,000 वर्ग किलोमीटर पे। वर्ग किलोमीटर में ये पाया जाता है। दूसरी बात, अगर इसके क्षेत्र की बात करें, ये रहा अपना पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीले मैदान को अपन ने दो भागों में बांटा। नंबर 1 शुष्क रेतीला मैदान और नंबर 2 अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। अर्ध शुष्क। इन अर्ध शुष्क को अपन ने 4 भागों में बांटा था। नंबर 1 घग्गर के नाम से, नंबर 1 नंबर 1 घग्गर, ये रहा अपना घग्गर मैदानी प्रदेश। ठीक है। नंबर 2 नागौर उच्च। नंबर 2 शेखावाटी। नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश। नंबर 3 ये वाला नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। और नंबर 4 ये वाला गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। अब अपने एक एक इनकी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 घग्गर का मैदान या घग्गर बेसिन। अर्धशुष्क रेतीले मैदान का पहला पार्ट घग्गर का मैदान। और घग्गर के मैदानों में अपन बात करते हैं। नंबर 1 जिले की बात करें तो कौन से जिले में घग्गर का मैदान? नंबर 1 हनुमानगढ़ और नंबर 2 गंगानगर। गंगानगर। अगर वो पूछ ले घग्गर का मैदान कितने जिलों में पाया जा रहा है? 2 जिलों में। उसके बाद दूसरी बात करें, घग्गर का मैदान घग्गर नदी बेसिन क्षेत्र को ही कह रहे हैं अपन। घग्गर नदी बेसिन क्षेत्र, मतलब जहां जहां घग्गर नदी अपवाह हो रही है उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? घग्गर के मैदान नाम से। घग्गर मैदानों में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कैसी मृदा पाई जा रही है? जलोढ़ मृदा। कहते हैं अपन सर्वाधिक उपजाऊ है, या सर्वाधिक उपजाऊ। और इसीलिए अपन देखते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ सर्वाधिक कृषि के क्षेत्रों में आगे है। जलोढ़ मृदा क्षेत्र लिख लिए, घग्गर नदी बेसिन लिख लिया। इसी घग्गर नदी मैदानों में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? थली, या अपन कहते हैं नाली। नाली क्या कहते हैं? नाली। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र, घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं?
नाली। इसी घग्गर नदी को अगर बात करें पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हकरा। क्या कहा जाता है? हकरा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हकरा नाम से। इसी घग्गर नदी के पार्ट को हनुमानगढ़ गंगानगर में क्या कहते हैं? नाली नाम से। अगर बात करें इसी घग्गर नदी के आसपास, इस घग्गर नदी मैदान में सभ्यताएं पाई जा रही हैं, अपन लिखते हैं नंबर 1 सभ्यता की बात करें, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। नंबर 2 पीलीबंगा सभ्यता। नंबर 3 पे बात करें, रंग महल। और अंतिम में अपन लिख लेते हैं तलवाड़ा झील, भी इसी घग्गर नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। तलवाड़ा झील। ठीक है, ये अपना अर्ध शुष्क रेतीले मैदान का पहला पार्ट, घग्गर नदी बेसिन क्षेत्र, जिसमें अपन ने जिले लिखे घग्गर नदी के, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अपन ने घग्गर नदी के बेसिन क्षेत्र को अपन घग्गर का मैदान कह रहे हैं। जलोढ़ मृदा पाई जा रही है, सर्वाधिक उपजाऊ है। घग्गर नदी के पार्ट को नाली नाम से जाना जा रहा है, पाकिस्तान में उसे हकरा नाम से जाना जा रहा है। सभ्यताएं लिखी तीनों, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, और झील लिखी अपने तलवाड़ा झील। घग्गर नदी के बाद अब जो नंबर 2 पे आता है वो है शेखावाटी क्षेत्र या शेखावाटी का मैदान। शेखावाटी का मैदान या शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी का मैदान। क्षेत्रों की बात करें तो शेखावाटी के मैदान में 3 जिले ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावाटी के मैदान में नागौर का उत्तरी भाग और आता है, अपन मैप में देख लेते हैं एक बार। ये वाला घग्गर नदी का था और ये है शेखावाटी का। शेखावाटी में सीकर, चूरू इसके ऊपर साइड, इधर झुंझुनू साइड, ये पूरा है, पर इसमें नागौर का ये उच्चवाड़ा भाग भी शामिल है। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को अपन चारों जिलों में कहें तो कौन कौन सा हो गया? नंबर 1 सीकर, नंबर 2 चूरू, नंबर 3 झुंझुनू, और उत्तरी नागौर के पार्ट को भी इसमें शामिल किया जाता है। कौन सा चल रहा था? शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन। नंबर 2 शेखावाटी बेसिन या शेखावाटी का मैदान। शेखावाटी बेसिन लिख देते हैं। जिले कौन कौन से लिखे थे अपन ने? सीकर, नंबर 2 पे चूरू, नंबर 3 पे झुंझुनू, और नंबर 4 पे नागौर का उत्तरी भाग भी इसमें शामिल है। हालांकि शेखावाटी में शामिल नहीं है सीकर, चूरू, झुंझुनू, पर शेखावाटी जो बेसिन को अपन जिस नाम से जान रहे हैं उसमें शामिल है नागौर का उत्तरी भाग। नागौर का उत्तरी भाग। ठीक है, शेखावाटी बेसिन में जो पाया जा रहा है इन्हीं का क्षेत्र, उसे अपन क्या नाम से जान रहे हैं? शेखावाटी। इसकी विशेषताओं में बात करें सीकर, चूरू, झुंझुनू, फिर भी और अधिक विशेषताओं में बात करें तो गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है ये कहें तो, या कांतली नदी के बेसिन क्षेत्र को भी शेखावाटी नाम से जान सकते हैं अपन। कांतली नदी इन्हीं क्षेत्रों में प्रवाहित है। इसी कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। फिर अपन इसको कह सकते हैं कांतली नदी के बाहुत क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे अपन कहते हैं तोरावाटी। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि किस नदी के बाहुत क्षेत्र में तोरावाटी नाम से बोली जाती है। वो
शेखावटी में। यदि गोडवाड़ी की बात करें तो लूनी नदी है, तोरावटी की बात करें तो शेखावटी बेसिन में कांतली नदी है। ठीक है, आगे चले नंबर 3 पे, नागौर उच्च भूमि। नंबर 3 नागौर उच्च भूमि। नाम से पता चल रहा है नागौर उच्च भूमि। पहली बात तो क्षेत्र की बात करें तो लगभग नागौर का भाग उच्च भूमि। अपन ने देखा था जब पश्चिमी रेतीले मैदान पड़ा था तो पश्चिमी रेतीले मैदान का औसत ऊंचाई कितनी थी? औसत ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर के आसपास में थी। पर इस नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक ऊंचा है, जो अपन कह सकते हैं 300 मीटर से 500 मीटर तक का क्षेत्र है इसकी ऊंचाई का। नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र कितना ऊंचा है? 300 से 500 मीटर। अगर नागौर उच्च भूमि की सर्वाधिक जो विशेषता की बात करें तो इसके भूगर्भिक जल में, इसके भूगर्भिक जल में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। भूगर्भिक जल में क्या है? फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। यदि भूगर्भिक जल में फ्लोराइड उपलब्ध हो, उससे एक रोग होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस। और इस फ्लोरोसिस रोग का एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। यदि किसी भी जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो, उससे रोग होगा फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस का जो लक्षण है वो है हड्डियों का कमजोर होना, या अपन कहें हड्डियों का टेढ़ापन। हड्डियों का कमजोर होना या हड्डियों का टेढ़ापन। टेढ़ापन, या तो हड्डियां कमजोर होंगी या हड्डियां टेढ़ापन में। अपन नहीं देखे कोई बुजुर्ग लोग जो यूं झुका के चलते हैं, तो इसका मतलब मान के चलना उसके बुढ़ापे के लक्षण आ गए हैं। तो फ्लोरोसिस, ठीक है। और इसके बाद में और बात करें इस नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में, इस नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है माइका शिष्ट चट्टानें। क्या पाई जाती है? माइका शिष्ट चट्टानें। माइका शिष्ट चट्टानें। माइका शिष्ट चट्टानें। माइका शिष्ट चट्टानों में क्या होता है? जल का ऊपर की ओर उठना होता है। ठीक है, माइका शिष्ट चट्टानें। अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल इसका घरेलू अपन देख सकते हैं। अपन कभी घर पे दीवा जलाते हैं, दीपक जिसको बोलते हैं। अपन उस बत्ती को यदि दीवे में सीधा रखें खड़ा, तो अपन ने ऊपर वाले भागों को डुबोया नहीं है, पर आप थोड़ी देर बाद देखोगे ऊपर वाला भाग भी गीला हो जाता है। वो जो क्रिया कहलाती है वो केशिका कर्षण। क्या है? केशिका कर्षण। केशिका या कोशिका कर्षण। केशिका कर्षण, वो क्रिया क्या कहलाती है? केशिका कर्षण क्रिया। ठीक है, माइका से चट्टानें सर्वाधिक है इन क्षेत्रों में। केशिका कर्षण क्रिया के कारण ही जो अपन बात करें खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की जो झीलों का निर्माण हुआ है वो इस केशिका कर्षण क्रिया के द्वारा ही हुआ है। केशिका कर्षण क्रिया में क्या होता है? ऊपर वाली चट्टानें नीचे वाली चट्टानों को, जल को ऊपर सोखती हैं, और ऊपर सोखने से नमक की जो लेयर बन जाती है, लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक चले तो वहां खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। तो ये केशिका कर्षण क्रिया याद रखना, माइक्रोशिष्ट चट्टानें याद रखना, भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा याद रखना। अगर नागौर उच्च भूमि का जो औसत ऊंचाई अगर बात करें तो 300 से 500 मीटर तक पाई जाती है। अर्धशुष्क प्रदेशों का चौथा पार्ट गोडवाड़ बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। चौथा कौन सा है? गोडवाड़ प्रदेश। नंबर पहला कौन सा था? घग्गर बेसिन। नंबर 2 शेखावाटी वाला। नंबर 3 नागौर उच्च भूमि वाला। और नंबर 4 गोडवाड़ वाला। गोडवाड़ प्रदेश में अपन देखें तो पहली लाइन पर लिखे कि लूनी नदी है, लूनी नदी व इसकी सहायक नदियां। लूनी नदी व
वह सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र है, या लूनी नदी और लूनी नदी की सहायक नदियों का जो पूरा बेसिन क्षेत्र, उसे किस नाम से जाना जा रहा है? गोडवाड़ प्रदेश नाम से। इस गोडवाड़ प्रदेश में जो बोली बोली जा रही है वो है गोडवाड़ी। क्या है? गोडवाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी। अगर इसी प्रदेश की अपन और आगे बात करें, गोडवाड़ी बोली, लूनी नदी, लूनी नदी के बाद में क्षेत्रों की बात करें, देखो लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है, जिसमें से 2 तो निकाल दो, अजमेर और नागौरवाड़ा। उसके बाद में आ जाओ जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर। 2 अपन नागौर और अजमेर पढ़ के आ गए हैं बीच वाले में, ठीक है। किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है ये? जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर। नदी कौन सी है? लूनी व इसकी सहायक नदियां। बोली कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी। एक यहां बांध है जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, जिसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। नंबर 1 कौन सा पढ़ा अपन ने? नंबर 1 पढ़ा घग्गर बेसिन। नंबर 2 कौन सा पढ़ा? शेखावाटी बेसिन। नंबर 3 कौन सा पढ़ा? नागौर उच्च भूमि। और नंबर 4 कौन सा पढ़ा? गोडवाड़ प्रदेश। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो इधर पार्ट था, अपन देख लेते हैं मैप में। ठीक है। नंबर 1 पे अपन ने बात की पश्चिमी रेतीले मैदान की। पश्चिमी रेतीला मैदान, इस पश्चिमी रेतीले मैदान को अपन ने 2 भागों में बांटा। नंबर 1 शुष्क रेतीला मैदान और नंबर 2 अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीले मैदान को भी 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। अर्ध शुष्क मैदानों को 4 भागों में बांटा। नंबर 1 घग्गर, नंबर 2 शेखावाटी, नंबर 3 नागौर उच्च भूमि और नंबर 4 गोडवाड़ बेसिन। अब इसकी लोकेशन को देखें तो अपने को पता चलता है पूरा यदि बात करें पश्चिमी रेतीले मैदान, पश्चिमी रेतीले मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किया जा रहा है रेड क्लिफ के द्वारा। इसी पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जा रहा है अरावली पर्वतमाला द्वारा। अगर जलवायु दृष्टि से देखें तो इसका निर्धारण किया जा रहा है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा। अब यदि इस वाले पार्ट को देखें शुष्क रेतीले मैदान और अर्ध शुष्क रेतीले मैदान, इसकी जो सीमा का निर्धारण किया जा रहा है यह किया जा रहा है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है पश्चिमी रेतीले मैदान को, शुष्क और अर्ध शुष्क। 50 सेंटीमीटर जनरली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और इसके बाद में अब अगला है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिस अरावली पर्वतीय प्रदेश की शेष चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद जो इतनी देर ध्यान लगा करके देखा। बच्चों को और आगे तक क्लासों को शेयर करें ताकि और बच्चों को भी थोड़ा सा सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।